चलिए जी आगे चलते हैं। अब कराता हूँ SOCI। अच्छा एक ना 79 बल्कि दो फैक्टर्स की वजह से एक जहमत देनी है आपको। अच्छा जहमत आपको ये देनी है ये सामने बैठे वालों को, रिकॉर्डिंग वालों को तो इतना कोई मसला नहीं होगा, इससे सामने बैठे वालों को जहमत देनी है दो फैक्टर्स की वजह से। एक फैक्टर संडे को आप में से आते दो लोग हैं, बाकी तो वीडियो देखने पे ही राजी हो जाते हैं। और दूसरा फैक्टर एक दिन से मैं लैग कर गया। आज बुध है ना, तो एक दिन से मेरी टाइमिंग लैग हो गई। मैं ना क्या करता हूँ कि एक इतवार लेता हूँ और उस इतवार में मैं एक लास्ट ग्रेड करवा देता हूँ। और ये आप समझ लें कि कोई 10-12 नंबर का सवाल आता है इसमें से, कंपनी और बैंक फंड्स और ये छोटे छोटे और बहुत छोटे छोटे से फालतू से आईएएस हैं, छोटे छोटे से। ये मैं एक संडे लिया करता हूँ और उस संडे को मैं सारी चीजें कराता हूँ। IFRS 13, IAS 24, IAS 34, IFRIC, IFRS 6, IFRS 14, IFRS 1, IAS 29, IFRIC 7, इस्लामिक स्टैंडर्ड्स, पब्लिक सेक्टर, SMEs और एथिक्स और इंश्योरेंस और म्यूचुअल फंड और IAS 26 और बैंक्स। ये मैं कराता होता हूँ एक संडे को, छोटी छोटी सी चीजें। तो अब मेरा ना कंसोलिडेशन में एक दिन मुझे और चाहिए। कंसोलिडेशन खत्म है ऑलमोस्ट। मैंने एक छोटी छोटी चीजों का ना, इससे आगे आप देखेंगे तो अदर इश्यूज करके एक मैंने सेट रखा हुआ है, छोटी मोटी चीजें और खासतौर पे IFRS 2 से रिलेटेड एक चीज डाली हुई है उसके अंदर। वो और 2 सवालों का बोर्ड का प्लान है, मतलब एक लेटेस्ट ये जून 24 था, वो भी फॉरेन कंसोलिडेशन थी, और एक वो जो आपसे एरर्स वाले सवाल का डिस्कस किया था मैंने। ये 2 सवाल कराने मैंने, तो एक दिन मुझे कंसोलिडेशन पे और लगाना है, फिर कंसोलिडेशन खत्म। तो वो अगर आज का दिन लग जाता तो मैं इस संडे को ये वाला काम करता। अब संडे को मैं कंसोलिडेशन कर रहा हूँ, तो मैं ना आपको जहमत ये दे रहा हूँ क्योंकि वैसे भी आप बाकियों ने तो वीडियो देखनी है। तो ये जो मेरी संडे वाली क्लास है ना, ये मैं आपको पिछले सेशन वाली संडे वाली क्लास वीडियो देता हूँ, जिसमें ये बैंक और म्यूचुअल फंड और इंश्योरेंस ये जो भी लंबी लिस्ट गिनाई है, आप ये वाले देख लें 2-4 दिन लगा के, लेकिन देख लें। और संडे को फिर कंसोलिडेशन खत्म करा के तो मंडे से मैं लीजेस शुरू कराता हूँ। ठीक है, एक दे रहा हूँ, एक बाकी तो सारा पढ़ाया ना यार। लीजेस, IAS 12 और रेवेन्यू, ये 3 स्टैंडर्ड्स रहते हैं। यही संडे आधे घंटे का IFRS 13। IFRS 13 टफ है, ऐसे IFRS 13 आप किसी और चीज से मिक्स कर रहे होंगे उसको। IFRS 13 मुश्किल है, अच्छा पता नहीं। तो ये मैं आपको ना ये रिकॉर्डिंग वालों को भी मैं वो ये वीडियो पिछली वाली शेयर करके आप लोगों से शेयर करके, तो अब एक क्लास कंसोलिडेशन पे लगनी है ये वाला संडे, और मंडे से फिर मैंने लीजेस कराने और आपका लीजेस IAS 12 और IFRS 15 ये रहता है। और ये कराने के बाद प्लान तो है, लेकिन लास्ट टाइम वाले भी ना लोग भाग गए थे, आखिर में 2 ही बैठे रह गए थे, वो भी फिर भाग ही गए थे। तो एक दिन मैंने प्लान किया होता है कि वो जो मल्टीपल स्टैंडर्ड वाले सवाल हैं, तो वो मैं चाहता होता हूँ कि कोई एक दिन उन पे भी लगा लूँ। तो ये आपकी रिपोर्टिंग रहती है। तो फॉरेन कंसोलिडेशन और कंसोलिडेशन की एक छोटी छोटी चीजें, ये संडे को समेट के कंसोलिडेशन बस फाड़ेगा। अब आप जाने और कंसोलिडेशन जाने। मैंने आपको 23 के सवाल भी कराए हैं, 21, 22, 20, 19, 24 भी कराऊंगा, तो अभी आपने खुद करने हैं। तो ये है जी एजेंडा। यार इरादा तो मेरा यही है कि ये नवंबर के फर्स्ट वीक तक फारिग कर दूं, और वो भी इस उम्मीद पे कि मैं BFD को चूंकि 31 को फारिग कर दूं, तो उसके बाद 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 आप ही आप। ठीक है, फिर वो लेक्चर कर दूं शेयर। चलिए अभी हम इनकम स्टेटमेंट करते हैं, ये आसान है। क्या हो गया, कितने आवर्स का है अभी बता देते हैं। ये है जी
दो लेक्चर है, एक है पौने 2 घंटे का और एक है जी सिर्फ पता नहीं पढ़ा नहीं जा रहा मुझे 2.25 घंटे। तो टोटल कितने हो गए हैं? 4 घंटे बस हैं, पौने 2 का और ये 2.25 का। वो आपकी मर्जी, आप इसको 2 की स्पीड पे लें और क्या करें। बैंक स्टेटमेंट, बैंक स्टेटमेंट वो क्या होती है? बैंक की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स करवाता नहीं, वो तो आपने रट्टा लगाना है। वो तो मैं बताता हूँ कि ये इसको रट्टा लगा लें, यानी जो मैं नहीं करवाता वही आप कह रही है कि सुना ये करवाते नहीं। बैंक की स्टेटमेंट दिखाता हूँ सिर्फ, रट्टा लगाएं इसको। उसमें रट्टा लगाने के अलावा कुछ नहीं है, वाकई कुछ नहीं है। इंश्योरेंस है, लाइफ इंश्योरेंस है, नॉन लाइफ है, म्यूचुअल फंड है, IS 26 है, ये स्पेशलाइज स्टेटमेंट्स कहलाती हैं। तो इन पे ना कोई 8 नंबर का सवाल आ जाता होता है? तो इसीलिए कह रहा हूँ ना, 2-4 दिन में देख लें और सवाल हो तो बिल्कुल पूछ लें। ये तो उनके रूल्स ही बताएंगे ना, क्योंकि ये तो बैंक वालों की गाइडेंस है, स्टेट बैंक की गाइडेंस है, ये कोई स्टैंडर्ड तो है नहीं। बैंक जो पाकिस्तान में बैंक की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का फॉर्मेट है तो स्टेट बैंक ने बताना है, ये IS ने तो नहीं बताना। तो जैसे वो कह रहे हैं हम कर रहे हैं। तो ये टोटल 4 घंटे के 2 लेक्चर हैं और देख लेंगे थोड़े थोड़े करके तो 1-2 हफ्ते में पूरे हो सकते हैं, लेकिन अगर आप उसको नवंबर में डालेंगे तो फिर नहीं होंगे। चले मैं IT वाले को कह दूं बस, फिर मैं इनकम स्टेटमेंट कराता हूँ। नहीं, यूट्यूब का लिंक दिलवा दूंगा ना। अच्छा 1 मिनट, $80, $81, $82, $83। अच्छा, रिकॉर्डिंग वालों के लिए बता रहा हूँ, इसको ना मैंने लेक्चर नंबर जो नीचे पट्टी चलती आ रही होती है वो लगाया होगा मैंने 83 और 84। बोर्ड पे 76 और 7 लिखा नजर आ रहा होगा, वो तो लास्ट वाला नजर आ रहा होगा। उसमें मैंने पट्टी जो है वो 81, 83 और 84 लगाई होगी, और आपको भी वो 83, 84 के नाम से ही शेयर होगा। चले SOCI। अच्छा, अब जो SOFP की वर्किंग करा चुका और एक इत्तेफाक से आपकी भलाई हो गया, मैं लास्ट टाइम ये दिसंबर 22 का सवाल अलग से शायद पता नहीं कराया था या होमवर्क दिया था, बोर्ड पे मैंने अब किया है। तो मैं आपको इत्तेफाक से दिसंबर 22 कराते कराते इनकम स्टेटमेंट की वर्किंग भी सिखा गया हूँ। यानी मैं आपको जब जो वर्किंग सिखानी थी वो मैं सिखा गया हूँ आपको, दिसंबर 22 में वो कर चुके हैं हम। तो वो जो फॉरेन कंसोलिडेशन SOCI सिखा रहा हूँ, इसमें एक वर्किंग सिखानी थी जो इत्तेफाक से पिछले सवाल में मैं सिखा चुका हूँ आपको टेक्निकली। इसमें सिर्फ हमने ये करना होता है कि SOFP में हम लोग SOFP को रुपीज में लाने के लिए क्या कर रहे थे। अच्छा दोबारा, एक तो गुडविल की वर्किंग निकाली थी और उसको फिर रुपीज में लिया था, और उसको फिर एक्सचेंज गेन बैलेंस निकाला था। फिर SOFP के साथ क्या काम किया था, कोई एरर है तो ठीक कर लें, फिर उसमें वो एडजस्टमेंट्स डाल दें जो उसकी बैलेंस शीट के अंदर अंदर रह के हो सकती हैं, फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट्स, उनकी एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन, इंटेंजिबल एसेट्स, कंटिंजेंट लायबिलिटी डाल दी। फिर इक्विटी को प्री पोस्ट में तोड़ लें, फिर रेट एसेट्स लायबिलिटीज पे ईयर एंड वाला, प्री चीजों पे एक्विजिशन वाला, पैट डिविडेंड पे अपने अपने ईयर का, और फिर बैलेंसिंग फिगर निकालते थे। अब वो रुपीज बैलेंस शीट बन जाएगी और अब एक नॉर्मल सवाल बन जाएगा। SOCI में ये होगा कि हमने पहले उसकी SOCI एरर ठीक करने होंगे, फिर डॉलर SOCI के अंदर ही फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट की डेफिनेशन डाल लेनी होगी,
वो जो काम एसओएफपी में कर रहे थे डॉलर वाली में, वो इसकी डॉलर इनकम स्टेटमेंट में कर लेंगे। फिर इसको हम रुपीज में ट्रांसलेट करेंगे। किस रेट पे? इनकम एक्सपेंसेस होते हैं फॉर द ईयर, और साल के एक दिन ही अचानक हो जाते हैं, ओवर द पीरियड फैले होते हैं ना, मतलब रोज ट्रांजेक्शन हो रही होती हैं। तो चूंकि वो हर दिन की फैली हुई, पूरे साल के मुख्तलिफ दिनों की फैली हुई ट्रांजेक्शन हैं, तो उनकी ट्रांसलेशन करते हुए एक रेट लगाना मुनासिब नहीं है। तो उसके लिए फिर तरीका ये होता है कि पूरे साल का एवरेज रेट लगाते हैं, उसके बाद वो रुपीज में आ जाती है, और अब ये सादा इनकम स्टेटमेंट का सवाल बन गया। दोबारा सुन ले, सब्सिडरी की डॉलर इनकम स्टेटमेंट, पहले उसमें उसके एरर ठीक किए अगर कोई थे, फिर उसमें फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट्स की जो डेप्रिसिएशंस होती हैं वो डाली, यूआरपी वगैरह नहीं, इंटरकंपनी नहीं, सिर्फ जो उसके अंदर करने वाली एडजस्टमेंट है वो कर ली। फिर ट्रांसलेट करने के लिए उस साल का एवरेज रेट लगाया, और अब ये रुपी इनकम स्टेटमेंट बन गई, और अब ये सादा सवाल बन गया। लेकिन एसओएफपी में जैसे एक्सचेंज रिजर्व्स की फिगर आ रही थी, वो कितने अरसे की फिगर थी? तब से लेके अब तक। इनकम स्टेटमेंट वाले सवाल में क्या होगा? फॉर द ईयर होगा। वो कैसे निकलेगा? उसके लिए एक वर्किंग बनानी पड़ती है, जो मैंने भी पिछले सवाल में यहां बना दी हुई थी। ईयर एंड के नेट एसेट्स लिए थे 30 जून 21, पैट ऐड किया था, एक्विजिशन डेट के नेट एसेट्स लिए थे, और बैलेंसिंग फिगर निकाली थी। यही वर्किंग इनकम स्टेटमेंट में भी होती है, वो आपको मैं मास्टर क्वेश्चन के साथ सिखाता हूं। तो अब आप ऐसा करें कि चैप्टर में ये पेज 65 पे एसओसीआई की हेडिंग दी हुई है मैंने, आप इसमें से ना पॉइंट 1 2 3 4 पढ़ लें, 4 का लास्ट छोड़ दीजिएगा अभी, यानी 1 2 3 पढ़ लें और 4 का 1 2 3 तक पढ़ लें, बस ये बता दिया आपको। सब्सिडी में 1 2 3 पॉइंट और 4 पॉइंट के पहले 3 पढ़ लें बस, ये फिर मास्टर क्वेश्चन से सिखाता हूं। जी अच्छा, अब ऐसा करें, मास्टर क्वेश्चन पढ़ लें। कल ये सवाल एसओएफपी के लिए किया था, अब यही सवाल इनकम स्टेटमेंट के लिए करता हूं। और अगर ये सवाल सिर्फ इनकम स्टेटमेंट के लिए कर रहे होते तो गुडविल की वर्किंग फिर भी करनी पड़ती। क्यों करनी पड़ती? फॉर द ईयर एक्सचेंज गेन निकालने के लिए, लेकिन वो चूंकि कल कर चुके थे तो वो मैं एज इट इज यूज करवा लूंगा। बाकी सवाल करते हैं सॉल्व। मास्टर क्वेश्चन पढ़ ले, करता हूं। अच्छा, फॉरेन कंसोलिडेशन एसओसीआई का, एसओएफपी के देखें 2 सवाल हो गए। कल क्या थे, आज किया था। एसओसीआई का ना रीसेंट वाला जून 24, ये मैं संडे को क्लास में करा दूंगा। एक सवाल अगर आप होमवर्क कर सकें तो कर दें। दिसंबर 15 अगर आएंगे तो डिस्कस हो जाएगा, नहीं किया होगा तो ना सही। दिसंबर 15
जी पढ़ लिया। एसओसीआई की ट्रांसलेशन करनी पड़ेगी, जैसे वहां एसओएफपी की कर रहे थे, तो डॉलर, रेट और रुपीस। जी बताएं सब्सिडी की सेल्स में कोई एरर, कोई एडजस्टमेंट, कोई एरर? अच्छा चलिए मैं खुद याद दिला देता हूं। एक फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट की डेप्रिसिएशन थी और एक वो IS-21 की अपडेशन करना वो भूल गया था। ये दो ही बातें थी, कल किया था ये सवाल। एक एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन थी बस, और एक IS-21 की मॉनेटरी आइटम की अपडेशन थी। ये काम मिसिंग थे, बाकी सब ठीक था। तो सेल्स ठीक है जी। आगे 130, बल्कि जीपी की तो जरूरत भी नहीं है, हमने तो सिर्फ फिगर्स ही रुपीज में करनी है, तो जीपी की खैर है। आगे अच्छा, अब ऑपरेटिंग कॉस्ट के अंदर वो एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन डलेगी। ऑपरेटिंग कॉस्ट दी कितनी हुई है? 30, और एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन कितनी? तो 30 के साथ 3 मिला लेते हैं, 33। जी उसके बाद अदर इनकम, ये कितनी? अच्छा 8 तो ये है, लेकिन हमने एक काम और किया था कि इसका एक्सचेंज गेन डाला था 2 का। ये देखिएगा कल रिटेन अर्निंग की वर्किंग, ट्रांसलेशन की वर्किंग कर रहा था ना, तो साइड पे इस पे एक्सचेंज गेन निकाला था। 12,500 मिलियन था, उसमें से आधा अभी भी क्रेडिटर में था। इनिशियली 50 पे रिकॉर्डेड था, उसको फिर 48 पे अपडेट किया था। ये वर्किंग 2 के साइड पे किया होगा मैंने कहीं। मिला, ये वो वाला ऐड कर दी एक्सचेंज गेन 10। आगे नेक्स्ट कितना 20। OCI है कोई? नहीं बस। और इन सब पे हम 2020 का एवरेज रेट लगा लेंगे 128 जी। टू 8 1 6 0 1 6 6 4 0 4 2 2 4। और पैट निकाल ले, क्योंकि एनसीआई के लिए तो चाहिए ना पैट। तो इनकम स्टेटमेंट का सवाल है अगर 6016 नहीं 4224 अच्छा ठीक है वो राउंड ऑफ किया हुआ, ठीक है। चले वो वर्किंग सिखाता हूं जो भी मैंने आपको कहा पिछले सवाल में करा दी। एसओएफपी में हम क्या करते थे, एसओएफपी डॉलर में बनाई ठीक करके,
जो कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट्स डाल सकते थे वो डाल दी, एसेट्स लायबिलिटीज पे क्लोजिंग रेट लिया, प्री पे एक्विजिशन रेट लगाया, पैट डिविडेंड पे उस साल का रेट लगाया और फिर बैलेंस किया तो एक्सचेंज रिजर्व्स की फिगर आ गई। कितने अरसे की? एक्विजिशन से अब तक की। वो एक्सचेंज रिजर्व्स थे, उसको हमने इक्विटी में लिखा था 80%, बाकी 20% एनसीआई के साथ मिलाया था। एक वो एक्सचेंज रिजर्व थे, फिर एक गुडविल के ऊपर एक्सचेंज रिजर्व थे। अगर एनसीआई प्रोपोर्शनेट पे थी तो सारे ही हमारे थे, और अगर एनसीआई फेयर वैल्यू पे थी तो उसको भी 80% किया था। आप एक मेहरबानी ये करें कि आप वो देख लें कल वाले सवाल का सोल्यूशन, मास्टर वाले का मैंने एसओएफपी ट्रांसलेट की थी, उसके बाद बैलेंसिंग फिगर एक्सचेंज रिजर्व निकाला था। कितना मास्टर क्वेश्चन? 5722। फिर इस 5722 का 80 लगा के अपने हिस्से में रखा था, 20 लगा के एनसीआई को दे दिया था, और गुडविल के ऊपर भी जो एक्सचेंज रिजर्व था उस पर भी 80-20 कर दिया था, है ना। और इस टोटल को फिर हमने इक्विटी में एक्सचेंज रिजर्व में लिखा था। ये था एसओएफपी का सवाल, उसमें निकलने थे एक्सचेंज रिजर्व्स। एसओसीआई में एक्सचेंज गेन फॉर द ईयर निकलेगा, और वो कैसे निकलेगा? वो बिल्कुल ऐसे निकलेगा जैसे अभी पिछले सवाल में हमने 2021 का निकाला था। अभी पिछले सवाल में यहां पर 1 जुलाई 20 और 30 जून 21, बीच में एक ही साल था ना, तो चूंकि साल ही एक था तो उसके जो भी गेन थे वो एक्सचेंज रिजर्व ही कह दिए थे मैंने। और ये फिगर्स कैसे निकाली थी? एसेट्स लायबिलिटीज तो थे नहीं। अभी क्या किया था पिछले सवाल में? एसेट्स लायबिलिटीज तो नहीं थे, तो इक्विटी ले ली थी ना, तो वही वर्किंग जो मैंने भी पिछले सवाल में सीएल के लिए की थी वही वर्किंग करने लगा। साल के शुरू में इक्विटी कितनी थी? ये वही जो मैंने पिछले सवाल में वर्किंग की थी वही कर रहा हूं। उसमें मैंने इसको साल के शुरू की बजाय एक्विजिशन वाले नेट एसेट्स कहा था। साल के दौरान ये हुआ और एक लाइन छोड़ के ये, और फिर बीच में एक्सचेंज रिजर्व निकाले थे मैंने। यही काम इनकम स्टेटमेंट में करना होता है कि पिछले साल की इक्विटी ओपनिंग, तो पिछले साल की कौन सा रेट? पिछले साल का। जाग रहे हैं कि नहीं जाग रहे हैं? एसओएफपी में हम लोग एक्सचेंज रिजर्व टेक्निकली किन एक्सचेंज रेट्स का डिफरेंस ले रहे हैं? एक्विजिशन डेट और आज तक के रेट्स का। जब एसेट्स और लायबिलिटीज लिख रहे होते हैं, अभी मैंने पिछले सवाल में समझाया था, तो एसेट्स लायबिलिटीज लिखे बगैर हम क्लोजिंग इक्विटी पे ईयर एंड का रेट लगा रहे हैं, एक्विजिशन वाली चीजों पे एक्विजिशन का रेट लगा रहे हैं, प्रॉफिट्स डिविडेंड्स पे दरमियान वाला रेट लगा रहे हैं, और फिर बैलेंसिंग ले रहे हैं ना। तो ये जो एक्सचेंज गेन लॉस आ रहा है ये इक्विटी के ऊपर ही एक्विजिशन और ईयर एंड तक का जो डिफरेंस है वो सब कवर्ड है इसके अंदर। अगर सिर्फ फॉर द ईयर निकालना है तो इक्विटी ईयर एंड वाली और एक्विजिशन वाली, फिर साल के शुरू वाली वो ये। तो एसओसीआई में जो एक्सचेंज गेन निकलेगा वो इस वर्किंग से निकलेगा। साल के शुरू वाली इक्विटी जो कि एक्चुअली पिछले साल वाली इक्विटी है बैलेंस शीट की, साल के एंड वाली इक्विटी पैट, और फिर ये बैलेंसिंग फिगर रुपीस कॉलम में निकलेगी। ये एक्सचेंज गेन लॉस फॉर द ईयर होगा। तो इस सवाल में बेशक बैलेंस शीट की हेल्प ले लें, बेहतर है कि ना लें, डायरेक्ट करते हैं हम। क्लोजिंग इक्विटी कितनी है? बैलेंस शीट की हेल्प नहीं लेते हम, डायरेक्ट एसओसीआई का करते हैं। एस की क्लोजिंग इक्विटी कितनी है? यानी बैलेंस शीट के सॉल्यूशन का सहारा नहीं लेते, सवाल से ले लेते हैं जी। कैपिटल और रिटेन अर्निंग्स प्लस फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट 18 माइनस 2 साल की डेप्रिसिएशन, क्लोजिंग इक्विटी। टू 2020 का पैट 48, और ये तो सवाल वाला है ना, या ये ले डिविडेंड 2020 का 20, साल के शुरू की इक्विटी यहीं से ऊपर चले जाए, या अगर आपको ये निकालनी आसान होती तो नीचे आके यहां तक आ जाते। इन 4 फिगर्स तक बताएं, कोई एतराज? जी ये 4 फिगर्स ओके। अच्छा अब इनको रुपीस में लाते हैं। इस पे कौन सा रेट? 30 जून 19 वाला
120। इस पे यही डिविडेंड पे तारीख दी हुई है 1, इस पे बनाए दो प्लीज। 369 एट ये 6016 ये डिविडेंड 36 ये नहीं है 24600 ये ये 30 बैलेंस करें 20 डबल। ये एक्सचेंज गेन या ट्रांसलेशन गेन फॉर द ईयर, ट्रांसलेशन कह लें, वो कल भी मैंने उसको सवाल में ट्रांसलेशन कह दिया था, ये आ गया ट्रांसलेशन गेन फॉर द ईयर। अच्छा, इसी वर्किंग का ही हिस्सा बनाइएगा, ट्रांसलेशन कह लें या एक्सचेंज कह लें बेशक। ये उसका फॉर द ईयर है जो कल मैंने एसओएफपी वाला बना के दिया था। एसओएफपी वाला देखिएगा जरा, कल दोबारा क्या किया था हमने, जो मैंने एक्सचेंज रिजर्व्स इक्विटी में दिखा के 2 लाइनों की एक वर्किंग बनाई थी, वर्किंग 3 के 4 पता नहीं, वर्किंग 3 क्या किया था, जो एसओएफपी से बैलेंसिंग फिगर निकाली थी वो यहां लिखी थी पूरी 80%, और गुडविल वाली फिगर उसका 80 लिखता अगर एनसीआई फेयर वैल्यू पे होती, और अगर एनसीआई प्रोपोर्शनल पे होती तो पूरा लिखता। यानी ये 2 लाइनों से मिलकर चीज बनाई थी, वो एक्सचेंज रिजर्व थे, ये फॉर द ईयर है। लेकिन इसमें भी ना 80 अभी नहीं लगाना, एक तो ये ट्रांसलेशन गेन लिख देना, और एक गुडविल का फॉर द ईयर वाला लिखना है। ये कल वाले सवाल की वर्किंग से उठा लें, वरना हमें इस साल गुडविल की, इस सवाल में गुडविल की वर्किंग करनी पड़ती। 2020 वाला बताइएगा कितना गेन था गुडविल में। नहीं 300 था गुडविल की वर्किंग में, 2020 वाला गेन 19 वाला था, और एक मास्टर क्वेश्चन में 290 था। पक्की बात है, 290 होता। डॉलर में क्या निकली थी? हाँ 640 कैसे आई थी? क्या रेट लगाया था? अच्छा ठीक है ओके सही, 290। तो फॉरेन सब्सिडरी की अगर इनकम स्टेटमेंट हो तो 2 डिफरेंट नई चीजें हैं। एक, उसके एसओसीआई को पहले डॉलर में बनाएं, सही करके एरर ठीक कर लें, और जो कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट्स डाल सकते हैं वो डाल लें, एवरेज रेट लगा के रुपीज में ले आए, एक काम। और दूसरा, एक्सचेंज गेन लॉस फॉर द ईयर निकालना है, क्लोजिंग इक्विटी, ओपनिंग इक्विटी, पैट और डिविडेंड, और ये बैलेंसिंग फिगर निकलेगा। ये निकालने के बाद इसको लिखें और साथ गुडविल वाला फॉर द ईयर भी मिला लें। तो फॉरेन सब्सिडरी इनकम स्टेटमेंट के सवाल में ये 2 नई चीजें। अब कंसोलिडेट करते हैं। हाँ, यहां पर क्यों नहीं किया? एसओसीआई पूरी बना लूं फिर बताता हूं। एसओसीआई के फेस पे आके जवाब देता हूं उसका। तो एसओसीआई, फॉरेन सब्सिडरी, ये 2 नए काम है बस। ये लिख लें, फिर मैं ग्रुप एसओसीआई बनाता हूं।
हाँ जी, यहां तक ओके। चले ग्रुप एसोसीआई बनाते हैं। सेल्स जी 35,000 प्लस 28,160। कॉस्ट ऑफ सेल्स 18,000 प्लस 16640। ऑपरेटिंग कॉस्ट 17,000 प्लस 4224। आगे अदर इनकम जी 5,000 प्लस 1280 पीबीटी। टैक्स 4,000 प्लस 2560 पैट। ओसीआई है सवाल में? नहीं है तो ये अब आ जाएगी। ये ओसीआई आइटम है क्योंकि एसओएफपी में भी हम इसको अदर रिजर्व में लेके जा रहे थे, तो इसलिए ये ओसीआई आइटम है। एक्सचेंज गेन। अगर और भी कोई ओसीआई आइटम आती तो ये भी फिर एक और लाइन आ जाती। कोई रिवैल्यूएशन गेन आ रहा होता, कोई फेयर वैल्यू आ रहा होता, तो ये भी साथ एक लाइन आइटम आ जाती। एक्सचेंज गेन भी कह सकते हैं आप इसको, और इसको ट्रांसलेशन गेन भी कह सकते हैं। ट्रांसलेशन कहना ज्यादा बेहतर इसलिए है क्योंकि एक्सचेंज गेन लॉस तो वो तो अपनी सादी इनकम स्टेटमेंट में भी होता है आई 21 वाला, तो इसलिए ट्रांसलेशन का वर्ड कर ले तो बेहतर है। नहीं तो खैर है, कैलकुलेशन करके वर्किंग का रेफरेंस तो हम दे ही रहे हैं। और टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, और इसी से आगे इससे आगे प्रॉफिट एट्रीब्यूटेबल टू शेयर होल्डर्स ऑफ पी और एनसीआई वर्किंग 3, और टोटल कंप्रिहेंसिव इनकम एट्रीब्यूटेबल टू शेयर होल्डर्स ऑफ पी और एनसीआई, और एनसीआई और एनसीआई एस का पैड ये एसोसीआई। अब नॉर्मल सवाल शुरू हो, ब्रैकेट्स खोल के पी प्लस एस, प्रॉफिट एट्रीब्यूटेबल टू, टोटल कंप्रिहेंसिव इनकम एट्रीब्यूटेबल टू, और एनसीआई की वर्किंग खोल ली। तक अच्छा, हम क्या सारी कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट कर चुके हैं? नहीं, हमने सिर्फ वो की थी जो एस की इनकम स्टेटमेंट में हो सकती थी। अब और आगे क्या क्या रह गया सवाल, फिर से चलें। 1 2 3 4 5 6 गुडविल की इंपेयरमेंट हम वर्किंग करके निकाल चुके हुए हैं। कितनी? 650 थी शायद, 640। तो यहां आ जाएगी 640, और चूंकि एस एनसीआई फेयर वैल्यू पे है तो फिर यहां से भी लेस होगी। गुडविल की इंपेयरमेंट हो गई, और आगे चलें। फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट, एक्स्ट्रा डेप्शन ये डाल ली थी हमने। एक तो इंटर कंपनी सेल को एलिमिनेट करना है, कितना? तो 12,500 यहां से भी गया और 12,500 यहां से भी गया, और यूआरपी। सेलर कौन है? पी के एस पी, तो बस फिर यूआरपी यहां ऐड करें। कैलकुलेट कितना? डेट बताइए किस दिन बेची थी, तो उस दिन वाला रेट
ना बताई होती तो ईयर एंड वाला चल जाता, क्योंकि यूआरपी ईयर एंड की एडजस्टमेंट है। डेट बताई है तो डेट वाला रेट, नहीं तो ईयर एंड वाला भी चलेगा। और मेरे ख्याल में कल निकाल दिया हुआ था ये, वहीं से बता दे बेशक, रिटेन अर्निंग में माइनस किया हुआ था। 1500 प्लस 1500। अच्छा, और कुछ और सवाल पड़े कुछ इनकम स्टेटमेंट का? पॉइंट 2 का कुछ, जो एस ने डिविडेंड बांटा होता है वो हमने अदर इनकम से उड़ाना होता है। तो एस ने डिविडेंड कितना बांटा है, ये हमें कितना मिला इसका 80%, वो हम अदर इनकम से उड़ा देंगे। ये पॉइंट 2 डिविडेंड उड़ाया। चलिए ब्रैकेट बंद। जी बताइए। मुझे भी बता दें। 50,660 कॉस्ट ऑफ सेल्स 33,23,640 जीपी 27020 ऑपरेटिंग कॉस्ट नहीं यार, ये 17,000 है। 4,000 88 अदर इनकम 520 पीबीटी नहीं है 65 नहीं 69 पीबीटी फोर टू 80 पीबीटी 22 एक्स 6560 पैट जी 15। अच्छा अब देखें, कल ना हम ये वाली जो फिगर बैलेंस शीट में निकाल रहे थे, ये एक्सचेंज रिजर्व्स की फिगर थी जो हमने उठा के इक्विटी में लिखनी थी, लेकिन सिर्फ हमारा हिस्सा एनसीआई वाला हिस्सा तो एनसीआई में जाके मिल जाना था, इसलिए 80% लगाया था। अब हम इसको ओसीआई फेस पे दिखाने लगे, तो फेस पे जो आइटम्स आती हैं वो पूरी पूरी आती है ना, 80% थोड़ी आता है, तो इसलिए वहां 80 नहीं लगाया, यहां पूरी फिगर दिखाएंगे 233,4। तो टोटल कंप्रिहेंसिव इनकम हो गई 18,210 15876 18210। ये क्या बना? फाइव थ्री सेवन सिक्स 20% 7 चलो बस ठीक है 1075।
अच्छा आप देखें, हम लोग ये यहां पर एनसीआई निकालते होते हैं, ये वाली प्लस ओसीआई में एनसीआई का हिस्सा। एस की एस सच ओसीआई तो कोई नहीं है, लेकिन अब हमने ग्रुप वन टर्म से ये निकाली है ना ओसीआई। अगर एनसीआई प्रोपोर्शनेट पे है तो एनसीआई को सिर्फ इसका हिस्सा देना है, और अगर एनसीआई फेयर वैल्यू पे है तो इसका हिस्सा देना। क्योंकि अगर एनसीआई प्रोपोर्शनेट पे है तो इसमें एनसीआई का हिस्सा नहीं है, तो चूंकि फेयर वैल्यू पे है तो इसके ऊपर 20% लगाएंगे। वन फाइव ये होती है फॉरेन एसओसीआई। तो वो जो अंग्रेजी में मैंने 0.4 लिखा हुआ है वो भी पढ़ लें, और अगले पेज पे फिर एसोसिएट भी पढ़ लें। जैसे बैलेंस शीट में एसोसिएट का एक्सचेंज रिजर्व निकाला था, तो इसी तरह इनकम स्टेटमेंट में भी निकल सकता है। बस वहां आज तक की फिगर्स थी, यहां पर फॉर द ईयर होंगी। ये जितना भी चैप्टर में बाकी रह गया था ये पढ़ लें, और एसोसिएट वाली भी। बस वहां पर हमने एसोसिएट बनने से ऑनवर्ड सारी फिगर ली थी, यहां पर सिर्फ फॉर द ईयर फिगर लेनी। तरीका भैया जी ठीक है भाई, अल्लाह हाफिज।